हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बोहर मॉडल के बारे में पढ़ाई गई। बोहर मॉडल क्या होता है, बोहर पोस्टुलेट स्टडी किए, दोनों जो पॉइंट है उन्हें लेकर चले। पहला ये कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा दिया जाता है, जो कूलाम्स लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं या फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट होने के लिए जरूरी कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन ये थी कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू NH/2π। इज इट ओके? ठीक है। अब हम उसके बाद में हमने उन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स का यूज किया। उसके बाद में रेडियस कैलकुलेट किया, वेलोसिटी कैलकुलेट किया, एनर्जी कैलकुलेट किया, इन सब के फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया। आज हम एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। हालांकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में भी एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात की थी। ये एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, पहले में, दूसरे में, चौथे में, किसी भी नंबर में, तो nth ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी इतनी है ना, -2π² mk² z² e⁴ डिवाइडेड बाय n² f²। इसको जब हम n² और z की वैल्यू को अगर हम 1 रख दें हाइड्रोजन के लिए और n² को n² ही रखें, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा बेटे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट फाइन? डिवाइडेड बाय n²। यानी अगर n1 है तो ये पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी आ जाएगी? -13.6। अगर n को हम 2 रखें तो दूसरे में कितनी आ जाएगी बेटे? यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। -13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.4 या कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3 रखेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 4 रखेंगे 16 से डिवाइड करेंगे तो -0.81 या इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद 5 रखेंगे तो 25 से डिवाइड करने पर ये अगला कितना आ जाएगा बेटे? -0.54, उसके बाद 0.37, ऐसे हम आगे कर सकते हैं। इन्फिनिटी पर जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी पर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक हम पीछे पढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे बेटे एनर्जी लेवल डायग्राम्स। किसकी बात करेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम्स। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है, किस में है बेटे? पहले। सपोज करते हैं कि ये हम न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये पहला ऑर्बिट मान लेते हैं, n = 1 है इस पे। ये आपके पास n = 2 हो गए, ये n = 3, n4, n5। यस, हैप्पी बर्थडे। शाबाश, शाबाश, आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड, चलो शाबाश। यस, नो। तो ये आपके पास हमने अलग अलग ऑर्बिट्स दिखाए। अब ध्यान देना है बेटे, अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन से ऑर्बिट में रहेगा? पहले ऑर्बिट में रहेगा। इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं बेटे? ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी। लेकिन अगर पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाना है उसने, पहले ऑर्बिट से, तो पहले में इसकी एनर्जी अगर E1 है और दूसरे में एनर्जी है E2, ये कहां से पता चलेगा? इस फार्मूले से। n की वैल्यू को 1 रखेंगे, बाकी सारी की वैल्यू रखेंगे तो -13.6 ये E1 आ गया। E2 कितना आ जाएगा बेटे? इसको 4 से डिवाइड करने पर जो आएगा कितना आ रहा है? 3.4। क्या? चलो ठीक है। तो अगर पहले से दूसरे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो कितनी एनर्जी इसे चाहिए? एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है नहीं, किसी भी ऊपर वाली स्टेट में होगा तो बेटे हम कहेंगे कि ये किस में है? एक्साइटेड स्टेट में। इज इट क्लियर? ये सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं पहले को छोड़कर। ठीक है। अगर पहले से दूसरे में जाएगा तो E2 - E1 के बराबर एनर्जी इसे चाहिए। इज इट फाइन? एनी डाउट एनीबॉडी? ठीक है। और अगर ये दूसरे से मान लीजिए पहले में आता है, सपोज ये दूसरे में चला गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो E2 - E1 के बराबर एनर्जी ये रिलीज करेगा, छोड़कर आएगा। इज इट फाइन? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो दूसरे से पहले में जब ये आएगा तो ये एनर्जी को छोड़ेगा कि रिसीव करेगा? छोड़ेगा, रेडिएट करेगा, एमिट करेगा। क्लियर हुई बात है? अब मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर तीसरे से पहले में आएगा तब एनर्जी रेडिएट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? रेडिएट करेगा। हायर से लोअर एनर्जी में जब भी आएगा तो एनर्जी हमेशा क्या करेगा? रेडिएट करेगा। फोर्थ से पहले में आएगा तब भी एनर्जी रेडिएट करेगा। फिफ्थ से पहले में आएगा तब भी रेडिएट करेगा।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, दूसरे से पहले में आएगा तो इतनी एनर्जी रेडिएट करी इसने, अगर तीसरे से पहले में आया तो E3 माइनस E1, तो ये यहाँ पर H-1 H डैश लगा दो। चलिए अपन इसे H-1 कह देते हैं, इसे 2 कह देते हैं, क्लियर हुआ। अगर चौथे से पहले में आएगा तो E4 माइनस E1, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी ना। तो मेरे कहने का मतलब ये बेटे कि जब डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन है उसे एमिट करेगा। इज इट फाइन टू यू ऑल? और ये जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं ν1 ν2 ν3, ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी इन्हें बोलते हैं बेटे लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। तो ये जिन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, जो रेडिएशंस निकलेगी इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के भी कई अलग अलग पार्ट हैं। पहला है लाइमन सीरीज, फिर बामन सीरीज, पाससन सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या है कि किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से, ध्यान देनी है बात, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से पहले में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो भी वेवलेंथ निकलेगी, उन सभी को हम लाइमन सीरीज में कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये है बेटे लाइमन सीरीज। फाइन। तो दूसरे से पहले में आएगा तब भी लाइमन सीरीज का रेडिएशन, तीसरे से आएगा तब भी, चौथे से आएगा तब भी, पांचवें छठे इनफाइनाइट से आएगा तब भी। इज इट फाइन? ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास लाइमन सीरीज। तो ये सारी की सारी रेडिएशंस कौन सी सीरीज की हैं? लाइमन सीरीज। अब हम एक बात का और भी पता लगा सकते हैं यहाँ से। क्या? सपोज करते हैं हम इसकी बात कर रहे हैं E2 माइनस E1। E2 कितना है बेटे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3.4 माइनस E1 कितना है? माइनस का 13.6। तो ये आपके पास माइनस 3.4 प्लस 13.6, तो ये कितना आ जाएगा बेटे? 10.2 प्लस का आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इज इट क्लियर? इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले ऑर्बिट में आएगा। तो अगर हम इसे h के बराबर रख दें, किसके बराबर रख दें? h के बराबर, तो यहाँ से न्यू निकाल सकते हैं ना। यानी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे आ जाएगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी बेटे, ऐसा यूनिट्स में आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि इस ऑर्बिट से उस ऑर्बिट में जंप करने के लिए, चाहे एक्साइटमेंट और डी एक्साइटेशन हो रहा हो जब, तो कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी वेवलेंथ होगी वगैरह वगैरह। इससे उल्टा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोई भी लोअर एनर्जी ऑर्बिट, नंबर कुछ भी दे दें, पहला दूसरा तीसरा, से किसी अपर ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसे चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट उसे चाहिए, तब भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? कोई डाउट है? तो ये हो गया बेटे लाइमन सीरीज। अब हम बात कर रहे हैं बामर सीरीज की। अच्छा एक चीज और मैं आप बच्चों को बता दूं, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ना बेटे, ये अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। जो भी ये फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां से जो हम कैलकुलेट करेंगे वो भी, इससे कैलकुलेट करेंगे वो भी, यानी पहले में आने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसीज एमिट हो रही हैं वो सारी की सारी कौन से रीजन में मिलेंगे हमें? अल्ट्रावायलेट सीरीज में। तो ये जो लाइमन सीरीज है ना बेटे, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट होती हैं। कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? अगली बात कर रहे हैं हम। अब n = 2 में मान लीजिए तीसरे से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या चौथे से दूसरे में आ रहा है, या पांचवें से दूसरे में आ रहा है, किसी भी ऊपर वाले से दूसरे में अगर इलेक्ट्रॉन आता है, पहले की बजाय किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन? दूसरे में, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा बेटे? देखो यहां से यहां के लिए E3 माइनस E2, E3 माइनस E2, किसमें? E4 माइनस E2, E5 माइनस E2, समथिंग एनर्जी माइनस E2 एनर्जी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज इक्वल टू h न्यू। वो किसके बराबर होगा? h न्यू। वहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बामर सीरीज। और ये जो बामर सीरीज है ना, इसमें जो भी रेडिएशंस एमिट होती हैं ये विजिबल लाइट होती है। ये कैसी लाइट होती है बच्चों? विजिबल लाइट। बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। तो अगर पहले में आए तो कौन सी सीरीज? दूसरे में आए तो कौन सी सीरीज? तीसरे में आए तो कौन सी सीरीज? पाससन सीरीज। तो अब n = 3 में मान लीजिए चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, या सातवें से तीसरे में, कहीं से भी आए, चाहे तीसरे में रहा इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिट में आ रहा है? तीसरे में। तो इसे हम बोलते हैं बेटे पाससन सीरीज।
क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? यहाँ पर भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, E4 माइनस E3, E5 माइनस E3, E6 माइनस E3 एंड सो ऑन। एनी डाउट? ये हो गया कौन सा सीरीज बेटे, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में आती है। कौन सी रेडिएशन है ये, इंफ्रारेड रेडिएशंस। कोई डाउट है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो तीसरे में अगर आई तो कौन सी सीरीज, पास्चन सीरीज। अब किसकी बात कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 की बात कर रहे हैं बेटे, 5 6 7। तो अगर 5 से 4 में आए, 6 से 4 में आए, 7 से या कहीं ऊपर से 4th में आए, तो 5 से 4 में आएगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा बेटे, E5 माइनस E4 बराबर क्या रखें, h न्यू। वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये भी क्या है बेटे, इंफ्रारेड। और ये सीरीज कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, ब्रैकेट सीरीज। एनी डाउट टू एनीबॉडी? और ये कौन सी रेडिएशन है, इंफ्रारेड। और इसके बाद अगर 5वें में आएगी तो पी फंड सीरीज। कौन सी सीरीज, पी फंड सीरीज। और इस ये भी कौन सी रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है। क्लियर हुआ बेटे? यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि देखो यहाँ से हमने कौन कौन से क्वेश्चंस की अभी बात की। नंबर 1 बात तो कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिट दोनों कौन से हैं, कहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन। अब मैं आप बच्चों से रैंडमली पूछ रहा हूं, 5वें से तीसरे में जा रहा है, तो बताओ कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज की लाइट रेडिएट होगी, पास्चन सीरीज होगी। क्लियर हो? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5वें से चौथे में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सीरीज कौन सी है, हाँ जी, ब्रैकेट सीरीज। और लाइट कौन सी रेडिएट हो रही है, सॉरी रेडिएशन कौन सी है, इंफ्रारेड। अच्छा, अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विजिबल लाइट कौन से डी एक्साइटेशन से होती है, तो बताइए, हाँ जी, बामर सीरीज में कौन सा डी एक्साइटेशन हो रहा है, डी एक्साइटेशन लेवल कौन कौन से हैं, एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, एनी हायर एनर्जी ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट। और क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कौन सी सीरीज में एमिट होती है, लाइमन सीरीज में। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एमिट होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप करना जरूरी है, कहीं भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में, किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में। क्या 5वें से पहले में करे तो भी, क्या दूसरे से पहले में करे तो भी, क्या इंफिनिटी से पहले में करे तो भी, यस। एनी डाउट एनीबॉडी? तो इस प्रकार से ये सीरीज के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक एक दो दो नंबर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में इस जगह से आते हैं। क्लियर हुआ बेटे? अब हम थोड़ा इस तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज करते हैं En2 माइनस En1। En2 का मतलब यहाँ पर ये दूसरा ऑर्बिट नहीं है, ये कोई भी नंबर दूसरा है। N2 मींस सेकंड नंबर। अब ये सेकंड नंबर 5वां 6वां 8वां 10वां कितना भी हो सकता है, ये फर्स्ट नंबर यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्लियर हुआ? तो En2 कितना होगा, इधर से अगर हम देखें, इधर से देखें तो ये होगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर h स्क्वायर। मैं z1 ले रहा हूं बेटे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, 4 हाइड्रोजन एटम लिख लेते हैं, 4 हाइड्रोजन एटम। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। En1 कितना होगा बेटे, माइनस एक और माइनस तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर z1 हो गया e⁴ डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर h स्क्वायर। एनी डाउट? ये जो एनर्जी डिफरेंस है, क्या मैं इसे h न्यू के बराबर रख दूं? यस सर। क्लियर हुआ? ठीक है, इक्वल टू, मैं यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं बच्चे, 2 पाई स्क्वायर mk स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। मैंने इससे पहले लिख दिया, इससे बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है, इस h को मैं इधर नीचे ले आऊं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पावर 3। न्यू को मैं c बाय लैम्डा लिख दूं, कोई समस्या है? c को भी मैं इधर नीचे ले आऊं तो यहां पर रह जाएगा, यहां क्या आ जाएगा बेटे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये जो क्वांटिटी है, क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी है? पहले चेक कर लो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, c कांस्टेंट, h कांस्टेंट। इसका मतलब ये सारा का सारा क्या आएगा, कांस्टेंट। इसे हम लिखते हैं बेटे r, इसे क्या लिखते हैं r। और ये जो राइट लेफ्ट साइड में है, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। और
इसे बोला आर। आर क्या है यहाँ पे, एक कांस्टेंट है, इसका नाम है बेटे रिडबर्ग कांस्टेंट। हियर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय ch3। क्लियर हुआ बेटे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.09 into 10 raised to power 7 पर मीटर है। 1.09 into 10 raised to power 7। फिर भी आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इन सभी की वैल्यूज रखेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली यही वैल्यू है। ठीक है, 1.0109 into 10 raised to power 7 पर मीटर। बोलो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ये आपके पास वेव नंबर आ गया बेटे। यहां से हमने स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन किया है। किसको एक्सप्लेन किया बेटे, अब आप बच्चों को अब तक ये पता चल गया है कि हमारे पास कौन कौन सी सीरीज की जो लाइट्स हैं कब कब एमिट होंगी। पहले से दूसरे में अगर हम जाएंगे तो हमें कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे से पहले में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितनी एनर्जी वो रेडिएट करेगा। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को, एनी डाउट टू एनीबॉडी। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटे, वो मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, लिमिटेशंस ऑफ, जो हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा इसमें कमी क्या है बेटे, इस मॉडल में क्या क्या कमियां हैं, आप बच्चों को कुछ आइडिया होगा। हाँ जी, इसमें एक कमी तो ये है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए ही वैलिड है ये मॉडल। किसके लिए वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। एनी डाउट, यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोहर मॉडल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हालांकि ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अगर उसमें से 2-2 निकाल दें, मान लो हीलियम में से 1 निकाल दें, लिथियम में से 2 निकाल दें, तो उनमें भी एक ही बचेगा ना, तो फिर उनके लिए बोहर मॉडल एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सभी एटम्स के लिए ये मॉडल वैलिड नहीं है, ये इसकी एक कमी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इस मॉडल ने क्या चीज, कुछ चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्या, जैसे यहाँ पर ये सपोज करके चले कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होने चाहिए, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स क्यों नहीं हो सकते, इस प्रकार की जो बातें हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट्स मान के चले हैं ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हम नहीं मानकर चले, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज भी है, तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। रिलेटिव इंटेंसिटी की जो बातचीत है, रिलेटिव इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिलेटिव इंटेंसिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 3-4 बातें अगर आप यहाँ पर नोट कर लेंगे तो बस दैट विल बी फाइन। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं है। अच्छा, इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया। किसको कंसीडर नहीं किया बेटे, वेव प्रॉपर्टी को। हमने डी ब्रोगली जो हाइपोथेसिस था वहां से इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी स्टडी किया है ना, लेकिन इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को तो कंसीडर किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को सपोज करके कुछ भी कंसीडरेशन में नहीं लिया, तो इसलिए ये बोहर मॉडल का कुछ फेलियर है। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को। इसके बाद भी 1-2 छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, आप बच्चों को पता होनी चाहिए। एक तो है एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन बेटे, एक्साइटेशन एनर्जी। आप हिंट के लिए नोट कर सकते हैं, बता दूंगा आपको समझ आ जाएगा। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, आप बच्चे समझ पा रहे हैं। एक्साइटेड करने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाने के लिए, अगर ग्राउंड स्टेट से आप पहले दूसरे में ले जा रहे हो, तीसरे में ले जा रहे हो, चौथे में ले जा रहे हो, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन मैं आप बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूं। इट इज दैट, अरे दिनेश कहां ध्यान है, इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम एनी लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। किसी कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जंप करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है दैट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। कोई डाउट है किसी बच्चे को, ठीक है जी। और दूसरी इसके अंदर आ जाता है बेटे आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। बोलो कोई डाउट है किसी बच्चे को। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एमिट आउट ऑफ द एटम, कंप्लीटली नॉक आउट ऑफ द एटम। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ बेटे कि नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पर पहले से लेकर, अब आप बताओ मुझे, इस हाइड्रोजन के मॉडल को हमने स्टडी किया है, पहले ऑर्बिट से अगर हम बाहर निकालना चाहें तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। एटम को छोड़कर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें हम, और है कहां पे, वो ग्राउंड स्टेट में है, तो बताइए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी।
बड़ा सिंपल है बेटे। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी बताओ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले में कितनी एनर्जी है उसकी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो उसका जस्ट नेगेटिव यानी प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जब हम इसे देंगे तो ये इसके छोड़ के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जो बचता है वो क्या है? आयन है। पॉजिटिव आयन बच जाता है ना बेटे इलेक्ट्रॉन के निकलने से, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो ये आपके पास मेरे ख्याल से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है बोहर मॉडल के साथ ही। ठीक है, तो एटम वाला चैप्टर फिनिश।